गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉ रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। लॉ रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, इससे संबंधित नियमें कौन कौन सी है, इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके लिए आइए चलिए हम लोग एक पहले एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। हम लोग अक्सर देखते हैं कि व्यवसाय में ट्रांजैक्शन जो होता है, जो लेन देन की प्रक्रिया होती है, उसमें जो ट्रांजैक्शन का माध्यम है वो कैश है, ठीक है, यानी कि नगद लेन देन किया जाता है और इसके अलावा भी विभिन्न तरह की साधनें अपनाई जाती हैं। व्यवसाय में हम लोग अक्सर देखते हैं कि कई बार जब व्यवसाय किया जाता है तो उसमें जो कस्टमर होता है उसके पास ऐसी ज़रूरी नहीं है कि उसके पास हर समय कैश उपलब्ध हो। इसके अभाव में अगर मान लीजिए कि उसके पास अगर कैश उपलब्ध नहीं है तो वो कौन सी साधनों का उपयोग करेगा जिससे कि वो बाद में पेमेंट कर सके। क्योंकि एक व्यवसायी अगर दूसरे व्यवसायी के ऊपर या एक व्यवसायी कस्टमर के ऊपर अगर विश्वास नहीं करता है तो व्यवसाय चलाना संभव नहीं है। ऐसे तरह की परिस्थिति में चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को समझते हैं कि इसकी उपयोगिता क्या है या ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या कैश के अलावा अन्य तरह के साधनों का उपयोग करके व्यवसाय में लेन देन किया जा सकता है क्या, और किया जा सकता है तो वो कौन कौन सी साधनें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई सेठ नथुलाल हैं, सेठ नथुलाल हैं, ठीक है, एक व्यक्ति हैं, और एक दूसरा व्यक्ति है मोहन ट्रेडिंग कंपनी, मोहन ट्रेडिंग कंपनी। अब यहाँ पे सेठ नथुलाल जो हैं एक सेलर हैं, ठीक है, और सेलर हैं तो ये 5 लाख रुपए का माल इन्होंने मोहन ट्रेडिंग कंपनी को बेच दिया। तो यानी कि मोहन ट्रेडिंग कंपनी यहाँ पे क्या है, बायर है, ठीक है, खरीदार है। अब मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी के पास कैश के रूप में केवल 3 लाख रुपया ही मौजूद है, 3 लाख रुपया मौजूद है। मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी 3 लाख रुपया सेठ नथुलाल को दे देता है और कहता है कि अब मेरे पास 2 लाख रुपया जो है वो नहीं है। अब सेठ नथुलाल जो हैं परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं कि 2 लाख रुपया इससे कैसे रिकवर किया जाए। सेठ नथुलाल को मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी पे विश्वास तो है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि विश्वास के आधार पे केवल व्यवसाय को नहीं किया जा सकता है जब तक कि उसको रिटर्न के रूप में, किसी लिखित के रूप में हम लोग कोई कागजी कार्रवाई ना कर ले। तो सेठ नथुलाल जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, इसके बदले में आप कोई एक मुझे साक्ष्य या कोई प्रमाण दो लिखित रूप में, जिससे कि तुम वहाँ पे वादा किए रहे होगे या फिर उसमें तुम इस बात को मेंशन करोगे कि तुम पैसा कब दोगे, ठीक है। तो उसमें तारीख को भी लिखो या फिर सेठ नथुलाल ही स्वयं जारी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ड्रॉवर, पेई, ड्रॉई, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बाद में जानेंगे, पहले यहाँ पे ध्यान रखिए। तो क्या होता है कि सेठ नथुलाल जी ने उसे कहा कि कोई साक्ष्य या प्रमाण दो, या फिर सेठ नथुलाल जी ने ही एक साक्ष्य और प्रमाण लिख के दे दिया और उस पर मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी का हस्ताक्षर ले लिया कि जो 2 लाख रुपया है, ₹2 लाख, ये ₹2 लाख मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी सेठ नथुलाल को
मान लीजिए कि 2 महीना बाद देगा, तो उसमें 2 महीने की बात को लिखवा लिया। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग कि 2 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया गया। तो 2 लाख रुपए का डॉक्यूमेंट तैयार करवा लिया गया, जिसको कि या तो सेठ नथुलाल जी ने लिखा है या फिर मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी ने लिख के दिया। ठीक है, तो ऐसे तरह की स्थिति में अब ये जो 2 लाख रुपए है, जब 2 मंथ्स होंगे यानी कि 2 महीने होंगे, तो उसके बाद मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी जो है सेठ नथुलाल को 2 लाख रुपए दे देगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ये जो रिटन डॉक्यूमेंट है, रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में अगर उससे वसूल हम लोग नहीं करते तो इस तरह की स्थिति में क्या होता। इस तरह की स्थिति में सेठ नथुलाल जी हैं, सेठ नथुलाल केवल 3 लाख रुपए का ही माल बेच पाते मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी को, तो 2 लाख रुपए का उनका सेल कम हो जाता और मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी जो है केवल 3 लाख रुपए का ही माल खरीद पाता सेठ नथुलाल जी से, जिससे कि उसकी जो बाय करने की क्षमता है यानी कि क्रय करने की क्षमता है वो केवल 3 लाख की ही होती। तो ऐसे तरह की स्थिति में हम लोगों ने देखा कि व्यवसाय का इससे क्या है, फ़ायदा है, यानी कि बायर का और सेलर का दोनों का ही फ़ायदा है हम लोग ने देखा। और इसके बदले में क्या किया गया, बस एक रिटन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल किया गया। तो इन्हीं सारे रिटन जो डॉक्यूमेंट्स हैं इन्हीं को हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में देखते हैं। अब ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी ये जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से रिटन डॉक्यूमेंट्स आती हैं, आइए चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखें कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है हमारा लॉ रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो लॉ रिलेटिंग टू निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, अब कई बार वहाँ पे हम लोगों ने जो एग्जाम्पल देखा वहाँ पे ये भी हो सकता है कि रिटन डॉक्यूमेंट लिख के तो दिया गया लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। तो ऐसे तरह की स्थिति में अगर कोई कानून व्यवस्था नहीं होती तो भुगतान नहीं भी होता, तो मोहन ट्रेडिंग एंड कंपनी के ऊपर सेठ नथुलाल जी जो हैं किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। तो इसी को ध्यान में रखते हुए व्यवसाय में किसी तरह की समस्या ना हो और लेन देन आसानी से किया जा सके या कैश के अभाव में किसी तरह से व्यवसाय में लेन देन की समस्या उत्पन्न ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए ऐसे तरह के साधनों का उपयोग किया गया। ठीक है, जिसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के रूप में हम लोग देखते हैं। तो निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है इसके लिए एक लॉ बना दिया गया, एक नियम बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया कि जो भी व्यक्ति ऐसे तरह से लिखित रूप में साक्ष्य जारी करता है या फिर स्वीकार करता है उसको और पैसा भुगतान नहीं करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लॉ को देखते हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो निगोशिएबल जो इंस्ट्रूमेंट है इसका मतलब क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, चलिए देखते हैं इसको तोड़ के। तो सबसे पहले जो निगोशिएबल है, निगोशिएबल का मतलब क्या होता है, तो निगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या होता है, तो ट्रांसफरेबल मतलब होता है कि जो हस्तांतरणीय हो। हस्तांतरणीय का कहने का मतलब क्या है, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना, यानी कि ट्रांसफ़र हो जाना। ठीक है, तो ट्रांसफरेबल। और इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या होता है, तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कोई दस्तावेज, ठीक है, या फिर कोई लेख पत्र। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट जो होता है इसका मतलब क्या होता है, रिटन डॉक्यूमेंट, यानी कि लिखित प्रमाण। ठीक है, तो लिखित प्रमाण के रूप में हम लोग इसको देख सकते हैं। तो पूरे अर्थ में इसको लिखा जाए तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक ट्रांसफरेबल रिटन डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक ऐसे तरह का दस्तावेज है जो कि हस्तांतरणीय हो। ठीक है, और रिटन फॉर्म में होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे शब्द लग गया है रिटन, तो मौखिक रूप में काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है, ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का ये जो मीनिंग दिया हुआ है या फिर डिफिनीशन को हम लोग देखें तो ये सेक्शन 13 के दिया गया है, सेक्शन 13 के अंतर्गत दिया गया है। अब ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है इससे संबंधित एक एक्ट बना दिया गया, एक लॉ बना दिया गया, एक कानून बना दिया गया। और ये कब बना,
तो ये जो है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, यानी कि 1881 में एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बना दिया गया। ठीक है, मार्च 1881 में एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का निर्माण किया गया, लेकिन ये 1 मार्च 1882 से फोर्स में आया, यानी कि पूरी तरह से लागू हुआ। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं तब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का एक्ट क्या है तो आप बोलेंगे 1881। ठीक है, कब से ये लागू हुआ, कब से फोर्स में आया, तो 1 मार्च 1882। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखें तो इसमें शुरू में कुल जो सेक्शंस थी उसमें जो पूरी जो सेक्शन थी उसमें टोटल 133 सेक्शन थी, लेकिन वर्तमान में इसमें सेक्शन बढ़ के 142 हो गई। ठीक है, ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 जो कि है उसमें विभिन्न तरह के अमेंडमेंट्स हुए, और ये जो अमेंडमेंट है इसमें लास्ट अमेंडमेंट, अंतिम बार जो अमेंडमेंट है वो 1988 में हुआ। ठीक है, 1988 में लास्ट अमेंडमेंट हुआ, और ये लागू कब हुआ तो 1989 में, यानी कि 1 अप्रैल 1989 में लागू हुआ अमेंडमेंट के बाद। ठीक, फिर हम लोग देखें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट भी हुए। कुछ महत्वपूर्ण अमेंडमेंट 2002 और 2003 में हुए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ इसके बारे में, इसके हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी बातों को जाना। अब आइए चलिए हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हमें पता चल चुकी है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है, एक रिटन ट्रांसफरेबल डॉक्यूमेंट है। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से रिटन डॉक्यूमेंट्स आ सकती हैं, ठीक है, कौन कौन से दस्तावेज आ सकते हैं, तो देखिए इसके अंतर्गत प्रमोजरी नोट, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक आती हैं। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत प्रमोजरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक आती हैं। प्रमोजरी नोट को सेक्शन 4 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को सेक्शन 5 के अंतर्गत मेंशन किया गया है, और चेक को सेक्शन 6 के अंतर्गत मेंशन किया गया है। ठीक है, इसको हमेशा ध्यान में रखेंगे। और भी कुछ तरह के रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं आते हैं। यहाँ पे ये क्लियर करना ज़रूरी है। जैसे कि करेंसी नोट। अब करेंसी नोट यानी कि जो नोट होता है, जो हम लोग के पास नोट होता है करेंसी नोट, वो क्या है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, फिर हुंडी, टी बिल्स यानी कि ट्रेजरी बिल्स, पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस मनी ऑर्डर, ये सारी जो चीज़ें हैं ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत नहीं आती हैं। ये जो हुंडी है, हुंडी को हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इस पे विभिन्न तरह के कंडीशंस अप्लाई होते हैं, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि विभिन्न तरह के लॉ यानी कि अधिनियम, नियम भारतवर्ष में जो लागू होते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं किए जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर JNK में जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि विभिन्न तरह के नियमों में एक्सक्लूड लगा रहता है, एक्सक्लूड या फिर एक्सेप्ट यानी कि सिवाय, छोड़ के। तो ये जो है जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हो गया। कब, तो 1956 में। ठीक है, तो 1956 में ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लागू हो गया। ठीक है, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो 1881 है वो जम्मू एंड कश्मीर में 1956 में लागू हो गया।
तो अब जो है ये पूरे भारत में लागू है। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लेता है। तो पूछ लेता है कि इनमें से किस में ये जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है लागू नहीं होता है, और आपको जम्मू एंड कश्मीर भी नीचे दे देगा। तो जनरली ऐसे तरह से क्वेश्चन पूछ ले तो इसका उत्तर हम लोग नीचे की तरफ देख लेंगे, इसके अनुसार कौन सा सूटेबल बैठता है। ठीक है, ऑप्शन उसी के अनुसार उत्तर देंगे। तो आपको यहाँ पे पता चल गया है कि जम्मू एंड कश्मीर में भी ये नियम लागू होता है, यानी कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 लागू होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखेंगे। और प्यारे दोस्तों, राइन एकेडमी के साथ आप बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने वैल्यूएबल एडवाइस को कमेंट बॉक्स में लिखें और किस तरह की वीडियो आपको चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।